Welcome to all of you. It's me, Ankita, and today I'm going to teach you about Bloom's taxonomy. Bloom taxonomy क्या है, ये कब एग्जिस्ट में आई, इसके फादर कौन हैं और ये काम किस पे करती है। हम देखेंगे स्लाइड में अपनी व्हाट इज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड हु इज़ द फादर ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आप इसे लिख भी सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ब्लूम टैक्सोनॉमी एक हायरार्किकल मॉडल है जो कि एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे काम करता है। ये हमारी लर्निंग मॉडल्स के बारे में बताता है कि हमें एक बच्चे के विकास में कौन कौन से एस्पेक्ट काम करते हैं, किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू बच्चा लर्निंग करता है, ये उनके बारे में बात करता है। तो फादर आप देख सकते हैं, इनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। आप इन्हें लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन प्रोफेसर थे जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कितने टाइप की होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन और तीसरा साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम टैक्सोनॉमी हर मेथड में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सारे लेसन प्लान, हमारे लर्निंग प्रोसेस, हमारे टीचिंग एस्पेक्ट जो भी होते हैं वो सब ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग होते हैं। हम बच्चे को उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो भी लर्निंग मेथड प्रोवाइड करते हैं वो सब अकॉर्डिंग टू द ब्लूम टैक्सोनॉमी होते हैं। तो हम इसमें 3 तरह के डोमेन की बात करेंगे, 3 पक्षों की बात करेंगे जिसके माध्यम से बच्चा सीखता है। सबसे पहला कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन और तीसरा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं और सेंसरी मोटर डोमेन भी कहा जाता है। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। और ये जो भी टॉपिक है ये आपके हर मेथड में, हर कोर्स सब्जेक्ट में ये प्रश्न आपका कभी भी अराइज हो, ये क्वेश्चन कभी भी आए कि व्हाट इज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी, व्हाट आर द देयर एस्पेक्ट ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो आप बहुत ईजी वे में इसको समझा सकते हो और समझ सकते हो। सीटेट वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आप आगे चलकर इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर पाओगे। आज मैं आपको ऐसी लर्निंग प्रोवाइड करूँगी। तो पहला हम देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन। व्हाट इज़ कॉग्निटिव डोमेन? इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल स्किल, थिंकिंग। आप जो भी मानसिक क्षमताओं, मानसिक स्किल्स वाले काम करते हैं वो सारे हमारे कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। सो आप नीचे देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन, इट इज़ रिलेटेड टू द हेड। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रेन बना दिया है जिससे आपको याद रहेगा कि कॉग्निटिव डोमेन इज़ रिलेटेड टू द हेड। दूसरा हम देखेंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट। अफेक्टिव डोमेन को हिंदी में कहते हैं संवेगात्मक पक्ष और कॉग्निटिव डोमेन को हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। कॉग्निटिव डोमेन आप ब्रैकेट में लिख लो, संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन संवेगात्मक पक्ष और साइकोमोटर डोमेन या सेंसरी मोटर डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन, इसे हम कहते हैं गत्यात्मक पक्ष। मैं बहुत डीपली आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी जिससे आपको इन फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम कॉग्निटिव डोमेन की जब भी बात करेंगे तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेड, माइंड, मेंटल स्किल्स, थिंकिंग। दूसरा अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, इमोशंस। हमारे जो भी भावनाएं होती हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी हम सोचते हैं वो दिल से रिलेटेड होता है। तो अगर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द हार्ट। अब हम आते हैं साइकोमोटर डोमेन में। साइकोमोटर डोमेन जिसे हम सेंसरी मोटर भी कहते हैं और इसका पहले का नाम कॉग्निटिव था। आप तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन MCQs बेस्ड होंगे तो हो सकता है वो आपसे नाम भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा सेंसरी मोटर डोमेन में क्या होता है, इसमें हमारी फिज़िकल एक्टिविटी होती हैं। हम जो भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ साइकोमोटर डोमेन में आता है। और आप लिख लीजिए, मैंने इसमें सिंबल बनाया है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हैंड। तो हम 3H की बात करी है इसमें, हेड,
हार्ट एंड हैंड। तो सबसे पहला इसको हम कैप से याद रखेंगे, CAP कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो संवेगात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष और गत्यात्मक पक्ष, 3 चीज़ें आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सी आपने जैसे कैप लिखा, CAP कैप, उसी के नीचे लिख लीजिए कैप यानी कि कॉग्निटिव रिलेटेड टू हेड, अफेक्टिव रिलेटेड टू हार्ट एंड साइकोमोटर इज रिलेटेड टू हैंड। यानी हमारी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं वो सब हमारी कॉग्निटिव डोमेन में यानी सेंसरी मोटर डोमेन या साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आती हैं। अब हम आते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है, बात किसके बारे में करती है। ये हम देखेंगे, हमारा एक पिरामिड है, इस पिरामिड में और हम हमेशा हायरार्की नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। नीचे नॉलेज, सबसे निचले निम्न स्तर का जो एस्पेक्ट है वो नॉलेज है और सबसे ऊपर इवैल्यूएशन को माना गया है। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो 1956 में उन्होंने ये सारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के डोमेन दिए थे जो कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है नॉलेज। व्हाट इज़ नॉलेज? हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू रोट लर्निंग। क्योंकि बच्चा जब भी नॉलेज ग्रहण करता है, जैसे हमने नॉलेज ग्रहण करी कि हमें 2 की टेबल पढ़नी है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हम इसमें बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि आपको कैसे सीखना है या क्या करना है। हमने बच्चे को बस बताया कि 2 की टेबल आप याद करिए, बच्चे ने रोट लर्निंग किया और बस उसे रट लिया। सो इट इज़ रिलेटेड टू द रोट लर्निंग। हम नॉलेज जो है वो बस ग्रहण कर ले रहे हैं, हम बिना सोचे समझे, वो जान भी नहीं समझ रहा है, बच्चा पता भी नहीं कर पा रहा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। बस उस नॉलेज को ग्रैस्प कर लेना, उस नॉलेज को ग्रहण कर लेना ही हमारा नॉलेज में आता है। यानी कि कोई भी आपको तथ्य बता दिया गया, कोई टेबल आपको बात याद करा दी गई, आपने जस्ट उसे रट लिया, ये नॉलेज सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन। अब हम नॉलेज, जो भी हमने ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को कॉम्प्रीहेंस करना यानी उस ज्ञान को अंडरस्टैंड करना, ज्ञान को देखना कि वो ज्ञान हमें कितना एसिमिलेट हुआ, अंडरस्टैंड करना कि 2 × 2 क्या होता है, 2 × 2 4 होता है, इसलिए 2 2 ज़ा 4 होता है। तो हम ये कॉम्प्रीहेंशन में देखेंगे कि उस चीज़ को हम किस तरह से समझ सकते हैं, इन फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन। व्हाट इज़ एप्लीकेशन? हमने जो भी सीखा है उसका अनुप्रयोग करना, हमने जो भी सीखा है उसको प्रयोग में लाना कि हम उसे सीख के कैसे दूसरी जगह पे उसे कैसे नई सिचुएशन में उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारी कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को नई सिचुएशन में कैसे अडॉप्ट करना, ये हमारा एप्लीकेशन का पार्ट होता है। फिर हम आते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस इज़ ब्रेकिंग थिंग्स डाउन। हम क्या करते हैं, चीज़ों को टुकड़ों में बांट कर देखते हैं कि ये क्यों हैं। जैसे हमें समझाया गया कि आम का पेड़, जैसे साइंस का टॉपिक हो जाता है कि आम के पेड़ के बारे में बताया जा रहा है, तो अगर पेड़ के बारे में बताया जा रहा है तो पेड़ को याद रखने के लिए, पेड़ का पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए हम एनालिसिस का सहारा लेंगे। कैसे? पेड़ में तना होता है, जड़ होता है, पत्तियां होती हैं, फल होता है, फूल होता है, ये सब का सब हमारा एनालिसिस का पार्ट होता है। हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को और टुकड़ों में बांटकर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ सिंथेसिस। व्हाट इज़ सिंथेसिस? इट्स संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है? चीज़ों को जोड़कर समझना, लाइक पुटिंग थिंग्स टुगेदर। आप लोगों को मैं इसके आगे लिखवा भी दूंगी कि इसके अंदर का पॉइंट क्या है, जिससे आप बस देखोगे और आपको याद आ जाएंगी चीज़ें। तो 5th पॉइंट है इसमें सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है कि चीज़ों को एक साथ जोड़ कर देखना। जैसे एनालिसिस में हम चीज़ों को टुकड़ों में कर सीख रहे थे, टुकड़ों में बांट कर याद करने की कोशिश कर रहे थे, सीखने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही सिंथेसिस में आपको चीज़ों को जोड़ कर देखना है। एंड लास्ट इज़ इवैल्यूएशन। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन? इट इज़ जजमेंट। हमने क्या सीखा, कैसे सीखा, क्यों सीखा और उसका क्या मूल्यांकन होगा, क्या उपयोगिता होगी इन फ्यूचर के लिए, हम वो इवैल्यूएशन में रखेंगे। तो ये भी जो भी हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है, 1956 की ब्लूम टैक्सोनॉमी थी,
और इसे आप नीचे लिख लीजिए, इस हायरार्की के नीचे, इस पिरामिड के नीचे लिखिए नॉलेज रिटेंशन है ये फाउंडेशन फॉर हायर ऑर्डरिंग थिंकिंग। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी सबसे पहले नीचे लो ऑर्डर थिंकिंग होगी और सबसे ऊपर अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द लोअर नॉलेज, व्हाट इज़ द लोअर एस्पेक्ट ऑफ दिस ब्लूम टैक्सोनॉमी इन कॉग्निटिव डोमेन, तो आप बता दोगे कॉग्निटिव डोमेन में सबसे निचला स्तर है नॉलेज और सबसे अपर लेवल जो है वो इवैल्यूएशन है। आप सबके आगे एक एक पॉइंट भी लिख सकते हो। नॉलेज के आगे लिख लीजिए रिकॉल, कॉम्प्रीहेंशन के आगे लिख लीजिए अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन के आगे लिख लीजिए यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। आई एम रिपीटिंग इट, नॉलेज ब्रैकेट में लिखिए रिकॉल, कॉम्प्रीहेंशन ब्रैकेट में लिखिए अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ब्रैकेट में लिखिए यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। नेक्स्ट एनालिसिस, ब्रेकिंग थिंग्स डाउन, हम चीज़ों को तोड़कर सीख रहे हैं। एनालिसिस में लिखेंगे ब्रेकिंग थिंग्स डाउन एंड सिंथेसिस में लिखेंगे पुटिंग थिंग्स टुगेदर, हम चीज़ों को जोड़कर सीख रहे हैं। सिंथेसिस, पुटिंग थिंग्स टुगेदर, और इवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख लीजिए जजमेंट। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो भी लिख लीजिए नॉलेज मतलब ज्ञान, कॉम्प्रीहेंशन मतलब बोध, एप्लीकेशन मतलब प्रयोग, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण एंड लास्ट वन इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। अब हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो पहला फॉर्मेट था उसके बारे में तो पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी की, जो 1956 के बाद 2001 में आई थी। इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इस रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में माइनर से चेंजेस हैं, वो चेंजेस जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जिनसे क्वेश्चन अराइज होता है। तो हम इसमें देखेंगे, आप जैसे कि इसमें भी देखिए लोअर टू द अपर चल रहा है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। हम एरो पे ध्यान देंगे तो दोनों को में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो इजीली। सबसे ऊपर हमारी पुरानी ब्लूम टैक्सोनॉमी है और अभी जो हमारी रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है। तो हम पहला वाला देखेंगे रिमेंबरिंग। व्हाट इज़ रिमेंबरिंग? रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था नॉलेज को किससे इन्होंने क्या बोलते हैं, नॉलेज को इन्होंने बदला है रिमेंबरिंग से। तो रिमेंबरिंग मतलब हम जो भी स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं उन्हें कैसे याद करते हैं, ये रिमेंबरिंग का पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ग्रास्प मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस मटीरियल्स मिलते हैं हम उन्हें ग्रास्प करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट होगा। फिर आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है अप्लाइंग से। अप्लाइंग का मतलब यहाँ पर यूज़ इन्फॉर्मेशन इन अ न्यू बट सिमिलर सिचुएशन। अलग नई सिचुएशन नहीं है, एक ही जैसी सिचुएशन अगर दोबारा अराइज होती है तो बच्चा कैसे उस सीखी हुई चीज़ का एप्लीकेशन करता है, ये हमें बताया गया है। जैसे 2 + 2 4 होता है, वैसे ही 2 × 2 4 होता है। ये एप्लीकेशन, जैसे सिमिलर हमें एटमॉस्फेयर मिलेगा तो पुराने सीखे हुए ज्ञान का नई जगह प्रयोग करना, लेकिन सिमिलर फॉर्म में, ये हमारा अप्लाइंग में आएगा। नेक्स्ट एनालाइजिंग। जैसे हम एनालिसिस पढ़ रहे थे, टेकिंग अपार्ट द नोन एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इवैल्यूएटिंग, जो हमारा सबसे लास्ट था वो हमारा यहाँ पर नए वर्ब फॉर्म जो हमने क्रिएट करी 2001 में, जो नया रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आया है, उसमें एग्जामिन इन्फॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट। हमने वो लास्ट हायरार्की में हमारा सबसे लास्ट था ब्लूम टैक्सोनॉमी में। रिवाइज्ड में ये 5th नंबर पे है और सबसे लास्ट जो अपर लेवल का है वो क्रिएटिंग है। क्रिएटिंग क्या होता है? यूज़ इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू। हम सीखे हुए ज्ञान को अनुप्रयोग करके, संश्लेषण करके, विश्लेषण करके, सारी चीज़ों को सीख के, अंडरस्टैंड करके, इवैल्यूएशन करके जो कुछ भी नया क्रिएट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ब्लूम टैक्सोनॉमी जब पहले आई थी तो वो नाउन के फॉर्म में थी।
ओके 1956 में जब ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी तो वो नाउन के फॉर्म में थी, और जब दोबारा रिवाइज हुई है 2001 में तो ये वर्ब के फॉर्म में है, जैसा आप देख सकते हैं। और ये लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला पिरामिड भी हमें याद रखना है जो 1956 वाले ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, और रिवाइज्ड भी हमें याद रखना है कि कौन किसको सब्स्टिट्यूट कौन किसका है। तो इसमें पहला रिमेंबरिंग है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, तीसरा अप्लाइंग है, चौथा एनालाइजिंग है, पांचवा इवैल्यूएटिंग है, और छठा क्रिएटिंग है। आप देख लेंगे, नॉलेज को रिमेंबरिंग से सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कर दिया गया है, एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दिया गया है, सिंथेसिस को इवैल्यूएटिंग, यानी ये क्रॉस हो जाएगा, सिंथेसिस को इवैल्यूएटिंग कर दिया है और इवैल्यूएशन को क्रिएटिंग कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। हम आगे बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के सेकेंड एस्पेक्ट की, सेकेंड डोमेन की, जिसका नाम है अफेक्टिव डोमेन। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप कमेंट में डाल सकते हो, और आप डायरेक्टली भी मुझसे पूछ सकते हो। तो हम इस पे अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? Affective domain is related with our emotions, feelings, values, motivations and attitudes. हमें पहले पता होना चाहिए कि अफेक्टिव डोमेन हार्ट से कनेक्ट करता है, यानी हम जो भी दिल से सोचते हैं, हम जो भी किसी के बारे में फील करते हैं। सीखने के लिए इसीलिए 3 एस्पेक्ट बताए हैं कि बच्चा सीखता है तो 3 पक्षों के द्वारा सीखता है, 3 डोमेन के माध्यम से सीखता है, और तीनों डोमेन जब तक एक साथ काम नहीं करेंगे कोई भी लर्निंग प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट दीज 3 डोमेन्स। फर्स्ट वन कॉग्निटिव, सेकेंड वन अफेक्टिव एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर। तो हम दूसरे डोमेन की बात करते हैं जो अफेक्टिव डोमेन है। आप इसमें लिख सकते हो रिलेटेड विद आर इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज़, मोटिवेशंस एंड एटीट्यूड्स। इसमें पहले डोमेन की बात करें हम, इसमें पहला पॉइंट जो है वो है रिसीविंग का। आप देख सकते हो अपने PDF में, इस फॉर्मेट को आप देख सकते हो इजी वे में। सबसे पहला है रिसीविंग, दूसरा रिस्पॉन्डिंग, तीसरा वैल्यूइंग, चौथा ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसेप्चुलाइजेशन, एंड लास्ट वन कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू और वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो हम याद करेंगे कैसे, हायरार्की इसमें भी चलेगी, ये पिरामिड भी नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा। आप एरो बना लीजिए, लाइक नीचे से ऊपर की ओर, लोअर टू हायर। तो सबसे नीचे लेवल का कौन सा है? रिसीविंग है, और सबसे ऊपर लेवल का कैरेक्टराइजेशन है, यानी कैरेक्टराइजिंग है। तो सबसे पहला हम देखेंगे ग्रहण करना, यानी रिसीविंग। हमें कोई भी नॉलेज मिलती है, हम उसे जैसे ही ग्रास्प करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, वो रिसीविंग डोमेन में आ जाता है। दूसरा रिस्पॉन्डिंग, हम जो भी सीखते हैं उस पर प्रतिक्रिया कैसी करते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्डिंग में आएगा। रिस्पॉन्डिंग, हमने जो ज्ञान सीखा उसके बदले में जो प्रतिक्रिया दी वो रिस्पॉन्डिंग का पार्ट होगा। इसे भी लो लेवल का माना जाता है। हम जो कुछ भी ज्ञान सीखते हैं, जो कुछ भी ग्रास्प करते हैं, उस पर कैसी हम एक्टिविटी उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, ये हमारा रिस्पॉन्डिंग का पार्ट होगा। फिर वैल्यूइंग की बात करते हैं। व्हाट इज़ वैल्यूइंग? जो भी चीज़ों का हम वैल्यू कर पा रहे हैं, अनुमूल्यन कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ हम कॉन्सेप्ट्स को देख पा रहे हैं कि हमने कितना सीख लिया है,
उसकी वैल्यू करना, ये हमारा वैल्यूइंग का पार्ट होगा। जैसे हमने कोई चीज़ सीखी, सुनी और उसको बाद में जाके बुक्स में देखा, ये हमारा वैल्यू का पार्ट होगा, वैल्यूइंग का पार्ट होगा। ये भी लो लेवल का ऑब्जेक्टिव है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग ये भी एक वैल्यू सिस्टम है हमारा। हमने जो भी ज्ञान सीखा उसको कैसे संगठन के तौर पर हमने कैसे उसको संगठित किया सीखने को, हम उसकी बात ऑर्गेनाइजिंग में करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ कैरेक्टराइजिंग। व्हाट इज़ कैरेक्टराइजिंग? ये हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें आत्मसात कर ली हैं, जो भी हमने नॉलेज को रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, वैल्यू किया, ऑर्गेनाइज़ किया। अब हम लास्ट में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। बच्चा उससे चरित्र निर्माण करेगा। बच्चे ने जो कुछ भी सीखा उससे उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो हमारा कैरेक्टराइजिंग में आएगा। अभी तक हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें हमारे अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। हम एक बार क्विक रिकॉल भी कर लेते हैं इसका। अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहला आएगा रिसीविंग, यानी अनुकरण करना, जिसमें हम बालकों को नकल के माध्यम से पढ़ाएंगे। दूसरा रिस्पॉन्डिंग, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप अनुक्रिया। इसके बाद जो भी उसने सीखा है उसका अनुक्रिया करेगा, वो सीखे हुए ज्ञान का अनुक्रिया करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, वो हमारा रिस्पॉन्डिंग का पार्ट होगा। तीसरा वैल्यूइंग, अनुमूल्यन करना, यानी उस अनुक्रिया यानी जो भी उसने सीखा है उसका मूल्यांकन करना कि वो जो सीखा हुआ ज्ञान है वो सफल सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी कि इसमें हम इस पार्ट में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है उसका कितना हमने उसके सारे पहलुओं पर एक साथ विचार करना, ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है। फिर आता है, हम कैरेक्टराइजिंग पे बात करते हैं, कैरेक्टराइजेशन पे चरित्र निर्माण। जैसे हमने जो भी सीखी हुई चीज़ें, हम कोई मूवी भी देखते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। जैसे हमारे मन में कोई भी भावना आ जाना, गुंडे को देखकर गुस्से का भाव आ जाना, हीरो को देखकर सिंपैथी का भाव आ जाना, तो ये हमारा कैरेक्टराइजिंग यानी वैल्यू कॉन्सेप्ट में आएगा। लास्ट पढ़ेंगे हम, हमारा लास्ट टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी का साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वी शुड नो अबाउट दैट। साइकोमोटर डोमेन सबसे पहले इमिटेशन आता है, सबसे निचला स्तर इमिटेशन है, यानी ये नकल के द्वारा सीखा गया। हमें बच्चे को पहले नकल के द्वारा सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चा पहले जाने चीज़ों का मतलब जाने कि हैं क्या, मतलब वो चीज़ों को देखकर समझ सकें। जैसे हमने 2 बताया, 2 हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया 2, तो बच्चा 2 को देखकर ये बनाकर सर्कल 2 को बनाकर सीख पाएगा नकल के माध्यम से कि 2 है क्या। तो इट इज़ बेस्ड ऑन रोट लर्निंग। दूसरा मैनिपुलेशन, यानी उसके हस्त कौशल, अब वो अपनी एक्टिविटी के द्वारा जो भी सीख रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव ये मैनिपुलेशन होता है। तीसरा प्रिसिशन, सटीकता, स्पष्टता होनी चाहिए उसके सीखने में, यथार्थ पे बेस्ड होना चाहिए। आर्टिकुलेशन, अभिव्यक्तिकरण, बच्चा जो भी सीख रहा है उसको व्यक्त करना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी ज्ञान उसने ग्रहण किया है उसको अपने अंदर ही वो रखे, उस ज्ञान को अभिव्यक्त करना भी आना चाहिए। लास्ट है नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिकरण, प्रकृति के माध्यम से सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना, ये हमारा प्राकृतिकरण होता है। तो हमने तीनों डोमेन पढ़े। सबसे पहला डोमेन हमने पढ़ा कॉग्निटिव डोमेन, जो सबसे पहला डोमेन यहाँ पर देखते हैं हम हायरार्की में, सबसे पहला डोमेन हमारा कॉग्निटिव डोमेन था, जिसके 6 पार्ट थे। आप लिख सकते हो, जिसे हम सी शॉर्ट फॉर्म में सी रखेंगे। CAP कैप हमने पढ़ा। कैप सी यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में 6 स्तर है। सबसे पहला नॉलेज है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है, तीसरा एप्लीकेशन है, चौथा एनालिसिस है, पांचवा सिंथेसिस है, छठा इवैल्यूएशन है। हमने रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी जो 2001 में आई है। उसमें एक्सचेंज हमने किसको किससे किया है वो याद रखने की ज़रूरत है। नॉलेज को एक्सचेंज किया है रिमेंबरिंग से, कॉम्प्रिहेंशन को एक्सचेंज किया है अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन एज इट इज़ रहेगा अप्लाइंग में। फिर आता है एनालिसिस, वो एज इट इज़ रहेगा एनालाइजिंग में। सिंथेसिस को एक्सचेंज किया है इवैल्यूएशन से, और लास्ट में इवैल्यूएशन जो था उसको एक्सचेंज कर दिया है क्रिएटिंग से।
फिर हमारा आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमने 5 तरह के डोमेन पढ़े, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और लास्ट कैरेक्टराइजिंग। लास्ट में हमने देखा हमारा साइकोमोटर डोमेन, उसमें भी हमने 5 तरीके के डोमेन पढ़े, जो पहला इमिटेशन है, दूसरा मैनिपुलेशन है, तीसरा प्रिसिशन है, चौथा आर्टिकुलेशन है एंड लास्ट है नेचुरलाइजेशन। सो गाइज, it is our topic, it has been closed now, so thank you guys। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड आप कभी भी पूछ सकते हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एरिया को कवर करेगा, आपके कोर सब्जेक्ट में कवर करेगा, आपके मेथड्स में कवर करेगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बीएड कोर्स के MCQs में भी बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।